दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है संजीव दत्त जी की बुक मेरा हिंदुस्तान, जो कि अनुवाद है जिम कॉर्बेट की बुक माई इंडिया का। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है मोती। मजबूत हाथ पैरों वाले मोती के नजाकत भरे और तीखे नैन नक्श वैसे ही थे जैसे कि हिंदुस्तान में ऊंची जात के कुलीन लोगों को विरासत में मिलते हैं। अभी उसकी मसें भीग ही रही थीं कि उसके माँ बाप की मौत हो गई और वे परिवार की पूरी जिम्मेदारी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे मोती के कंधों पर छोड़ गए। गनीमत सिर्फ यही थी कि उसका परिवार छोटा सा था, जिसमें सिर्फ उससे छोटा एक भाई और बहन भर थे। उस वक्त मोती की उम्र 14 बरस की थी और उसकी शादी हुए 6 साल हो चुके थे। अपने परिवार की जिम्मेदारी सिर पर आने के बाद सबसे पहले उसने जो काम किए उनमें सबसे अहम ये था कि वो अपनी 12 बरस की उम्र की दुल्हन का गौना करा लाया था। अपनी बीवी को उसने शादी के दिन के बाद से देखा नहीं था। उसकी ससुराल काला डूंगी से कुछ दूर कोटा दून में थी। मोती को विरासत में 6 एकड़ का जो एक खेत मिला था, उसे संभाल पाना 4 बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल था। इसलिए मोती ने एक बटाईदार रख दिया, जिसे कुमाऊं में सागी कहा जाता है। सागी को उसके दिन रात मेहनत के बदले मुफ्त रहना खाना मिलता है और साथ ही पैदावार का आधा हिस्सा। कभी सिर पर तो कभी कंधों पर लंबी दूरियों तक ढोकर लाई गई लकड़ियों और बांसों से बनी उनकी झोपड़ी अक्सर मरम्मत मांगती रहती थी, क्योंकि इस इलाके में आने वाले तूफान झुग्गियों को झकझोर देते थे। झोपड़ी की लगातार मरम्मत करना मोती और उसके परिवार पर बड़े बोझ समान था। मोती का यह बोझ हल्का करने के लिए मैंने उन्हें एक पक्का मकान बनवा दिया था, जिसमें 3 कमरे थे और एक चौड़ा बरामदा। ये मकान 4 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। मोती की बीवी चूंकि ऊंचे इलाके से आई थी, इसलिए उसे छोड़कर बाकी सब मलेरिया के पुराने मरीज थे। अपनी फसल की रखवाली के लिए गांव के लोग पूरे गांव के इर्द गिर्द कांटों की बाड़ लगा दिया करते थे, लेकिन बेहद मेहनत भरे इस काम के बाद ये मरियल सी बाड़ आवारा मवेशियों और जंगली जानवरों से उनकी फसलों की हिफाजत में ज्यादा मदद नहीं कर पाती थी। किसानों और उनके परिवार के लोगों को रात रात भर जागकर खेत की रखवाली करनी पड़ती थी। हथियारों पर सख्ती से राशन लागू था और हमारे 40 किसानों के बीच में सिर्फ एक सिंगल बैरल भरतल बंदूक रखने की इजाजत हमें मिली हुई थी। ये बंदूक बारी बारी से हर किसान को अपने खेत की रखवाली के लिए मिलती थी। जब एक किसान बंदूक से अपनी फसल की रखवाली करता था, तो बाकी लोगों को रात भर टीन कनस्तर बजाकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान सुअर पहुंचाते थे और सेही भी पहुंचाती थी। हालांकि कई बार इस बंदूक का शिकार वो बन चुके थे, लेकिन फसलों को इनसे होने वाला नुकसान बहुत भारी था। वजह यह थी कि एक तो हमारा गांव अलग थलग था और दूसरे ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। इसलिए जैसे ही मेरे मोकामा घाट वाले ठेके से कुछ मुनाफा मिलना शुरू हुआ, तो मैंने गांव के चारों तरफ पक्की दीवार उठवानी शुरू कर दी। जब दीवार पूरी हो गई तो उसकी ऊंचाई 6 फीट थी और लंबाई 3 मील। इसे बनाने में लगे 10 बरस, क्योंकि ठेके में होने वाले मुनाफे में मेरा हिस्सा बहुत छोटा था। आज यदि आप कालाडूंगी होते हुए हल्द्वानी से रामनगर जाएंगे, तो बोअर नदी का पुल पार कर जंगल में घुसने के ठीक पहले आपको इस दीवार का ऊपरी सिरा सड़क के साथ साथ दिखाई देगा। दिसंबर की उस सर्द सुबह अपने कुत्ते रॉबिन के साथ मैं गांव से निकल रहा था, जब रॉबिन मेरे आगे आगे दौड़ रहा था और एक के बाद एक सामने पड़ रहे भूरे तीतरों के झुंडों को तंग कर रहा था। भूरे तीतरों को सताने का यह काम सिर्फ रॉबिन ही कर सकता था। गांव के लोग सूरज निकलते और डूबते वक्त तीतरों की आवाज सुनकर बहुत खुश होते थे। सिंचाई के लिए बनी नहर के किनारे की नर्म जमीन में जब हम आगे बढ़ रहे थे कि तभी मुझे एक सुअर के खुर के निशान दिखाई दिए। इस सुअर के बड़े बड़े और ऊपर को गोल घूमे हुए दांत बहुत खतरनाक दिखते थे। ये सुअर भैंस के पाड़े जितना बड़ा था और गांव वाले सारे लोग इसे पहचानते थे। किसी घुसपैठिए की तरह कांटों की बाड़ के नीचे से रेंगकर वो निकल आता था और हमारी फसलें खा खा कर खूब मोटा गया था। जब दीवार बनकर खड़ी हुई तो उसे जरूर कुछ फिक्र हुई, लेकिन दीवार खुरदरी थी और मजबूत इरादे वाला सुअर होने के नाते जल्दी ही सुअर दीवार पर चढ़ना सीख गया। ये सुअर कई बार रखवालों की गोली का निशाना बना था और अपने पीछे खून की लकीर छोड़ते हुए हर बार बच निकलता था। सुअर को लगी कोई भी गोली जानलेवा नहीं साबित हो पाई थी
और सुअर पर इसका असर सिर्फ इतना हुआ था कि वो और ज्यादा होशियार और चौकन्ना हो गया था। दिसंबर की सुबह सुअर के पैरों के निशान मुझे मोती के खेत पर ले आए। जब मैं मोती के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी है, उसके हाथ उसके कूलों पर हैं और वो आलू के खेत में हुई बर्बादी का जायजा ले रही है। सुअर ने खेत में काफी तबाही मचाई थी। आलू के गुल्ले अभी बड़े नहीं हुए थे और सुअर बहुत ज्यादा भूखा था। रॉबिन ये देख रहा था कि सुअर किस तरफ गया होगा। तभी मोती की बीवी हमारे सिर पर आ खड़ी हुई और कहने लगी, ये सब पुनवा के बाप की गलती है। पिछली रात बंदूक ले जाने की उसकी बारी थी, लेकिन यहाँ घर पर रुकने और अपनी फसल की रखवाली करने के बजाय वो कालू के गेहूं के खेत में घात लगाकर बैठ गया, क्योंकि उसे लगता था कि वहां उसे एक सांबर मार गिराने का मौका है। जब वो कालू के खेत पर था तब उस शैतान ने आकर यहाँ इतनी बर्बादी कर डाली। हिंदुस्तान के हमारे इस हिस्से में कोई औरत अपने पति का जिक्र ना तो उसके नाम से करती है और ना ही उसे नाम से बुलाती है। बच्चे पैदा होने के पहले उसका जिक्र घर के मालिक के तौर पर किया जाता है और बच्चे होने के बाद उसे पहले बच्चे के बाप के तौर पर पुकारा जाता है। मोती के 3 बच्चे थे और पुनवा उनमें सबसे बड़ा था, इसलिए अपनी बीवी के लिए वो पुनवा का बाप था और उसकी बीवी पूरे गांव के लिए पुनवा की माँ। पुनवा की माँ हमारे पूरे गांव में सबसे मेहनती औरत तो थी ही, साथ ही उसकी जुबान भी सबसे ज्यादा तीखी थी। पुनवा के बाप की पिछली रात की गैर हाजिरी के बारे में बगैर लाग लपेट के अपनी राय जाहिर करने के बाद उसका निशाना बना मैं। मुझे भी खरी खोटी सुनाते हुए उसने कहा कि मैंने ये दीवार बनवाकर अपना ही पैसा बर्बाद किया है। ऐसी दीवार का क्या फायदा जिसे एक सुअर पार कर ले और पुनवा की माँ के आलू खा जाए। उसने आगे कहा, यदि मैं सुअर का शिकार नहीं कर सकता तो मुझे दीवार की ऊंचाई कुछ फुट और ऊंची करा देनी चाहिए ताकि सुअर उसे पार ना कर सके। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जब इस तूफान के थपेड़े मेरे मुंह पर पड़ रहे थे तभी मोती लौट आया। मैंने सीटी बजाकर रॉबिन को बुलाया और वहां से खिसक लिया, तूफान का मुकाबला करने के लिए मोती को वहां पर छोड़कर। उस शाम सुअर के पैरों के निशान देखते हुए मैं दीवार की परली तरफ 2 मील आगे निकल गया, बीच बीच में पगडंडियां पार करते हुए और थोड़ी दूर तक बोर नदी के किनारे। सुअर के पैरों के निशान देखते देखते मैं वहां जा पहुंचा जहां कांटेदार झाड़ियों और लेंटाना का घना झुरमुट था। इस झुरमुट के किनारे मैंने पोजीशन ले ली। इस बात की आधी आधी उम्मीद थी कि निशाना लगाने के लिए काफी रोशनी रहते सुअर अपनी आड़ से बाहर निकल आए। नदी किनारे एक चट्टान के पीछे मेरे पोजीशन लेने के थोड़ी देर बाद ही जंगल के ऊपरी सिरे की तरफ एक सांबर चिल्लाने लगा। ये वही जंगल था जहां आगे चलकर मैंने बैचलर ऑफ पवलगढ़ को अपना निशाना बनाया था। फिलहाल ये सांबर जंगल के जानवरों को शेर की मौजूदगी की खबर दे रहा था। 2 हफ्ते पहले 3 बंदूकधारियों की पार्टी 8 हाथियों के साथ काला डूंगी आई थी और उनका सीधा मकसद था शेर का शिकार करना। जिस शेर का शिकार उन्हें करना था वो जंगल के उस हिस्से में उन दिनों डेरा डाले हुए था जहां का लाइसेंस मेरे पास था। बंदूकधारियों की पार्टी ने जंगल का जो ब्लॉक शिकार के लिए लिया था वो मेरे ब्लॉक के बाजू में था। बोअर नदी दोनों ब्लॉकों के बीच सरहद का काम करती थी। बंदूकधारियों की पार्टी ने शेर को ललचाने के लिए नदी के उस पार 14 जवान भैंसे बंधवा दिए थे। इनमें से 2 भैंसे तो शेर खा गया और बाकी 12 लापरवाही और देखभाल ना होने की वजह से मर गई। पिछली रात करीब 9 बजे मैंने एक भारी बंदूक की आवाज सुनी थी। मैं चट्टान के पीछे करीब 2 घंटे बैठा रहा। सांबर की आवाज मुझे सुनाई तो देती रही, लेकिन सुअर की झलक मुझे नहीं दिखी। जब शूटिंग लायक रोशनी बची नहीं तो मैंने नदी पार की और कोटा रोड से होते हुए आगे चल पड़ा। कहीं कहीं मैं आराम से चल रहा था तो कहीं चौकन्नेपन से। रास्ते में पड़ने वाली गुफाएं पार करते वक्त मैं फिर चौकन्ना उठा। यहाँ पर एक बड़ा अजगर रहता था। यहीं जंगल महकमे के बिल बेली ने पिछले महीने 12 फुट लंबा एक अजगर मारा था। गांव के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने चिल्लाकर मोती से कहा। कल पौ फटते ही वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहे। बरसों बरस तक मोती काला डूंगी के जंगलों में मेरे साथ जाता रहा था। वो समझदार और होशियार था। उसकी निगाह तेज थी और कान पतले। वो जंगल में बगैर आवाज किए चल सकता था और एक आदमी को जितना बहादुर होना चाहिए वो उतना बहादुर भी था। तयशुदा वक्त मिलने में वो कभी लेट नहीं हुआ। ओस से भीगे जंगल में चलते हुए हम जंगली जानवरों और परिंदों की मिली जुली आवाजें सुन रहे थे। मैंने उसे पिछली शाम लगातार आवाज लगाती मादा सांबर के बारे में बताया और अपना शक जाहिर किया कि वो मादा सांबर अपने बच्चे को
शेर के हाथों मारे जाते हुए देख रही थी और शेर पर निगाह रखने के लिए वो वहीं पर रुकी हुई थी। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। सांबर की लगातार चिल्लाहट की इसके अलावा और कोई वजह मैं बता नहीं सकता। मोती के मन में इस बात की उम्मीद जग गई कि शायद ये ताजा शिकार उसके हाथ लग जाए। ये सोचकर वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि अपने पैसे से तो महीने में एक ही बार अपने परिवार के लिए गोश्त खरीद सकता था। शेर या तेंदुओं के हाथों मारा गया सांबर, चीतल या सुअर उसके लिए भगवान की भेजी नियामत समान था। कल शाम जिस सांबर की मैंने लगातार आवाज सुनी थी, वो मेरे हिसाब से मेरे उत्तर में कोई 1500 गज दूर था। और आज जब हम यहाँ पहुंचे तो शेर के मारे जानवर की लाश हमें मिली नहीं। हमने जमीन पर खून, बाल या घसीटे जाने के निशानों की तलाश शुरू की। इन निशानों की मदद से हम शेर का शिकार बने जानवर तक पहुंच सकते थे। मेरे दिमाग में ये बात एकदम साफ थी कि हमें ढूंढने पर मारा गया जानवर जरूर मिलेगा, और यह भी कि मारने वाला जानवर शेर ही है। इस जगह पहाड़ की तलहटी से शुरू होने वाली दो उथली सी और कुछ 100 गज लंबी गहराइयां आ मिलती। ये गहराइयां ले देकर करीब करीब समानांतर थीं और दोनों के बीच में करीब 30 गज की दूरी थी। मोती ने मुझे सुझाया कि वो सीधे हाथ वाली गहराई में आगे बढ़ेगा और मैं दूसरी वाली में। चूंकि दोनों गहराइयों के बीच उगी झाड़ियां काफी नीची थी और हम दोनों के बीच दूरी भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने मोती की बात मान ली। अभी हम बहुत ही धीमे चलते हुए, बहुत ध्यान से नजरें गड़ाए, जमीन के चप्पे चप्पे की जांच करते हुए चल रहे थे कि मेरी निगाह मोती की तरफ गई और तभी वो झटके से उल्टे कदमों पीछे को लपका। वो जोर से चीख भी रहा था। फिर वो एकदम घूमा और जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ा। उसके हाथ हवा में इस तरह से घूम रहे थे जैसे कि वो मधुमक्खियों को झुंड से अपने आप को बचा रहा हो। साथ ही साथ वो जोर से चीखता भी जा रहा था। जंगल में जहां एक सेकंड पहले पूरा सन्नाटा हो, वहां अचानक इंसानी चीख सुनना बड़ा ही डरावना तजुर्बा है और उसका बयान कर पाना नामुमकिन है। कुदरती तौर पर मुझे समझ में आ गया कि वहां क्या हुआ होगा। अपनी निगाहें धरती पर चिपकाए हुए, खून या बाल ढूंढते हुए, मोती ये देख नहीं पाया कि वो किधर जा रहा है। वो सीधे शेर के सिर पर जा खड़ा हुआ था। शेर के पंजों से वो कितना घायल हुआ था ये तो मुझे दिखा नहीं, क्योंकि झाड़ियों के ऊपर मुझे सिर्फ उसका सर और कंधे दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी बंदूक का निशाना मोती से 1 फुट पीछे ले रखा था और भागते हुए मोती के साथ साथ राइफल की नाल भी घूम रही थी। मोती के पीछे कुछ भी हरकत दिखने पर मैं फायर करने को तैयार था, लेकिन ये मुझे देखकर भारी राहत हुई कि मोती के पीछे कोई नहीं था। और जब मुझे लगा कि मोती 100 गज आगे आ चुका है और अब खतरे की बात नहीं है, तो मैंने उसे जोर से चिल्लाकर रुकने के लिए कहा। मैंने उसे यह भी कहा कि मैं भी आ रहा हूं। फिर मैं कुछ गज पीछे हटा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि शेर ने अपनी पोजीशन बदली है या नहीं। फिर मैं तेजी से उस उथली गहराई में मोती की तरफ दौड़ पड़ा। वो अपनी पीठ एक पेड़ से टिकाए खड़ा था। मुझे देखकर भारी राहत मिली कि उसके शरीर पर कहीं खून के निशान नहीं थे, और जहां पर वो खड़ा था वहां जमीन पर भी खून के निशान नहीं थे। और जैसे ही मैं मोती के पास पहुंचा, उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था, और जब मैंने उसे बताया कि कुछ नहीं हुआ तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने मुझसे पूछा कि क्या शेर उस पर झपटा नहीं था, क्या शेर ने उसका पीछा नहीं किया था। तो मैंने उसे जवाब दिया कि हालांकि उसने ऐसी हर मुमकिन कोशिश की थी कि शेर कुछ वैसा करे। तो मोती ने कहा, मुझे मालूम है साहब, मुझे मालूम है कि मुझे चीखना और दौड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं करता क्या। ये बोलते बोलते उसकी आवाज डूबती सी गई और उसका सर आगे को झुकने लगा। तो मैंने उसे गर्दन से पकड़कर गिरने से रोका, लेकिन मेरे हाथों से फिसलता हुआ वो धम्म से जमीन पर आ गिरा। उसके चेहरे से खून की हर बूंद निचुड़ गई लगती थी, और जब वो जमीन पर वैसा ही औंधा पड़ा रहा और बीतने वाला हर मिनट पिछले मिनट से लंबा महसूस होने लगा, तो मुझे शक हुआ कि कहीं सदमे की वजह से मोती मर तो नहीं गया है। जंगल में इमरजेंसी के ऐसे हालात में ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन जो कुछ भी किया जा सकता था वो मैंने जरूर किया। मैंने मोती को पीठ के बल सीधा लेटा दिया, उसके कपड़े ढीले किए और उसकी छाती की मालिश की। जब मैं उम्मीद छोड़ रहा था तो मन ही मन मोती को लादकर घर ले जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी उसने अपनी आंखें खोल दी। जब मोती आराम से अपनी पीठ एक पेड़ पर टिकाकर बैठ गया और आधी पी सिगरेट उसके होठों में फंसी थी, तब मैंने उससे पूछा कि मुझे एकदम सही सही बताओ कि आखिर हुआ क्या था। मोती बोला, आपसे अलग होने के बाद मैं उस गहराई में थोड़ा ही आगे बढ़ा था और बहुत बारीकी से जमीन पर खून या बालों के निशान देखता हुआ चल रहा था कि उतने में मुझे एक पत्ती के ऊपर ऐसा दिखाई दिया
जैसे कि वो सूखा खून का धब्बा हो। और नजदीक से इसका जायजा लेने के लिए मैं झुका तो जैसे ही मैंने अपना सर वापस उठाया तो मैं सीधे शेर की आंखों में देख रहा था। शेर का मुंह मेरी तरफ था और मुझसे 3 या 4 कदम की दूरी पर वो जमीन पर लेटा हुआ था। उसका सर जमीन से थोड़ा उठा हुआ था, मुंह पूरा खुला हुआ था और उसकी ठुड्डी और छाती दोनों पर खून था। ऐसा लगा कि वो मुझ पर झपटने ही वाला है। ये देखकर मुझे भी समझ में आना बंद हो गया और मैं चीखते हुए भाग निकला। उस मरे सांभर का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। उसने कहा, वहां मैदान खुला था और कोई झाड़ झंखाड़ थे नहीं, और जहां शेर लेटा हुआ था वहां पर कोई शिकार नहीं पड़ा हुआ था। मैंने अपनी सिगरेट मसल कर बुझा दी और मोती को वहीं रुकने के लिए कहकर मैं मामले की खोजबीन करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मुझे इस बात की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी कि एक शेर जिसका मुंह खुला हो, जिसकी ठुड्डी और छाती पर खून लगा हो, वो मोती को अपने इतने नज़दीक तक आने दे, वो भी खुले मैदान में, और मोती की जान भी ना ले, वो भी तब जबकि मोती बिल्कुल उसके सामने खड़ा चीखे मार रहा हो। मोती जहां खड़ा होकर चिल्लाया था उस जगह तक मैं बेहद चौकन्नेपन के साथ पहुंचा। तब मुझे अपने सामने वो जगह दिखाई दी जहां सूखी पत्तियों के गलीचे पर शेर के दाएं बाएं करवट बदलने के निशान मौजूद थे। इस जगह की अगली तरफ आधी गोलाई में थक्केदार खून पड़ा हुआ था। शेर के लेटने की जगह को बचाते हुए मैं एक तरफ से घेरा काटकर इस जगह के दूसरी तरफ पहुंचा और मुझे खून की हल्की सी लेकिन ताजी लकीर दिखाई दी जो बगैर किसी वजह के टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई पहाड़ की तरफ चली गई थी, और फिर पहाड़ की तली के साथ साथ कुछ 100 गज चलने के बाद एक गहरी और सकरी खाई में उतरकर वहां मौजूद पानी की धार तक पहुंच गई थी। पहाड़ की तली के साथ साथ चल रही ये खाई बहुत गहरी थी और शेर इसी खाई में आगे चला गया था। मैं वापस जमीन के उस टुकड़े पर आ गया जहां शेर पहले लेटा हुआ था, और वहां पड़े थक्कों में बदल चुके खून की मैंने जांच की। खून में हड्डियों और दांतों के बारीक टुकड़े थे। इन टुकड़ों ने मुझे वो खुलासा कर दिया जो समझने की मैं कोशिश कर रहा था। 2 रात पहले गोली चलने की जो आवाज़ मैंने सुनी थी, उस गोली ने शेर के निचले जबड़े के परखच्चे उड़ा दिए थे और शेर जंगल में उस तरफ चला गया था जहां उसका घर था। अपनी तकलीफ और बहते खून की वजह से वो ज्यादा आगे नहीं जा सका और इस जगह पर आकर लेट गया था। यही वो जगह थी जहां पहले सांभर ने उसे दर्द से लोटपोट होते देखा था, और यही वो जगह थी जहां 30 घंटे बाद मोती शेर के सामने आ खड़ा हुआ था। किसी भी जानवर के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह चोट उसके निचले जबड़े में गोली मारने से लगती है। यही इस शेर के साथ हुआ था। घाव की वजह से शेर को तेज बुखार था, और जब उसने मोती को इतना नजदीक से चिल्लाते हुए सुना था तब यह गरीब शायद नीम बेहोशी की हालत में था। वो चुपचाप उठा था और लड़खड़ाते हुए चला गया था उस खाई में पहुंचने की आखिरी कोशिश में जहां उसे मालूम था कि वहां पर पानी मौजूद है। ये तसल्ली करने के लिए कि मेरे अंदाजे ठीक हैं, मोती और मैं नदी पार करके साथ वाले शूटिंग ब्लॉक में जहां 14 भैंसों का गारा बांधा गया था वहां पर आ पहुंचे। हमारा इरादा एक निगाह डालकर वहां की जमीन देखना था। यहाँ एक पेड़ पर काफी ऊंचाई पर मचान बंधा हुआ था जिस पर 3 बंदूकची बैठे थे। हमें वो अधखाया जानवर भी दिखा जिसे खाते वक्त शेर गोली का निशाना बना था। अधखाए जानवर के पास से खून की एक मोटी लकीर नदी की तरफ चली गई थी, और इस लकीर के एक तरफ पूरी लंबाई में हाथी के पांव के निशान भी थे। मोती को नदी के दाएं किनारे छोड़कर नदी पार करके मैं अपने वाले शूटिंग ब्लॉक में आ गया। खून की लकीर के साथ चलते हाथी के निशानों को देखते हुए मैं 5 या 600 गज आगे तक चला जहाँ की खून की लकीर घने जंगल में चली गई थी। इस घने जंगल के किनारे हाथी रुक गए थे और वहां कुछ देर खड़े रहने के बाद काला डूंगी की तरफ चले गए थे। पिछली शाम को उस बड़े सुअर को निपटाने की कोशिश में जब मैं निकल रहा था तब ये मुझे हाथी दिखाई दिए थे। इनमें से एक शिकारी ने मुझसे पूछा भी था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जब मैंने उसे बताया था तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक दिया। 3 बंदूकचियों की ये पार्टी अपने हाथियों पर सवार होकर फॉरेस्ट बंगलों की तरफ चली गई, और मैं भी पैदल बगैर किसी चेतावनी के जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां की उन्होंने एक शेर को घायल करके छोड़ दिया था। जहां मैंने मोती को छोड़ा था वहां से वापस गांव पहुंचने के लिए हमें 3 मील चलना था, और यह दूरी तय करने में हमें 3 घंटे लग ही गए, क्योंकि बगैर किसी जाहिर वजह के
मोती कमजोरी महसूस कर रहा था और उसे बार बार आराम करने के लिए रुकना पड़ रहा था। मोती को घर छोड़ने के बाद मैं सीधा फॉरेस्ट बंगले जा पहुंचा, जहां मैंने देखा कि 3 बंदूकचियों वाली पार्टी अपना सामान बांध चुकी थी और हल्द्वानी से शाम को चलने वाली अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए रवाना होने ही वाली थी। हमने बरामदे की सीढ़ियों पर खड़े होकर कुछ देर बातचीत की। बोलने का ज़्यादातर काम मैं ही कर रहा था और मुझे ये मालूम हुआ कि जंगल में छोड़े घायल शेर का पूरा ना निपटारा कर पाने की इकलौती वजह सिर्फ यह थी कि उन्हें किसी जलसे में जा रहा था। तो मैंने उन्हें बताया कि यदि मोती सदमे की वजह से मर जाता है या मेरे गांव का कोई आदमी घायल शेर के हाथों मारा जाता है तो उन्हें खून के इल्जाम का सामना करना पड़ेगा। बंदूकचियों की पार्टी मेरी बात सुनकर चली गई और अगली सुबह एक भारी राइफल लेकर मैं उस खाई में घुस गया जहाँ की शेर गया था। मेरा इरादा किसी के लिए शेर की खाल लेकर लौटना नहीं था, बल्कि शेर की तकलीफ का खात्मा करना और उसकी खाल को वहीं जला देने का था। इस खाई के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ था और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ किसी जख्मी शेर की तलाश मैं कभी नहीं करना चाहता था। बहरहाल मैंने ऊपर से नीचे तक खाई की तलाशी ली और दोनों तरफ की पहाड़ियों को भी छान मारा, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी मुझे शेर का निशान नहीं मिला। वजह यह थी कि खाई में घुसने के बाद शेर के खून के निशान मिलने बंद हो गए थे। 10 दिन बाद एक फॉरेस्ट गार्ड को जंगल में दौरा करते वक्त जख्मी शेर की लाश मिली, जिसे कि गिद्ध खा चुके थे। उस साल गर्मियों में सरकार ने सूरज डूबने से लेकर सूरज निकलने तक के बीच शेर की घात में बैठने पर कानूनन पाबंदी लगा दी और शिकारियों के लिए यह लाजमी कर दिया कि यदि कोई जानवर उनकी गोली से जख्मी होता है तो उसका पूरा निपटारा करने की हर मुमकिन कोशिश के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे और ऐसे हर मामले की रिपोर्ट जंगल के अफसर और पुलिस को देंगे। मोती के साथ ये वाकया दिसंबर के महीने में हुआ था और जब अप्रैल के महीने में हम लोग काला डूंगी से जाने लगे तो मोती पर सदमे का असर नहीं के बराबर था। अब किस्मत मोती का साथ छोड़ चुकी थी, क्योंकि महीने भर बाद ही अपने खेत की रखवाली करते वक्त एक तेंदुए को उसने जख्मी कर दिया था और अगली सुबह घने जंगल में जब मोती जख्मी तेंदुए की तलाश में निकला तो तेंदुए ने मोती को बुरी तरह से नोच डाला। इस मुठभेड़ के जख्मों से मोती अभी उबर भी नहीं पाया था कि बदकिस्मती से उसे गो हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हिंदुओं में गो हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं है। ठठरी जैसी वह बूढ़ी और मरियल गाय पड़ोस के गांव से भटककर इस तरफ आ निकली थी और मोती के खेत में चर रही थी। मोती ने जब उसे खेत से बाहर भगाने की कोशिश की तो उसका एक खुर चूहे के गहरे बिल में जा फंसा और उसका पांव टूट गया। हफ्तों तक मोती ने बड़ी लगन से अपने खेत में पड़ी गाय की सेवा की, लेकिन आखिरकार गाय मर ही गई। ये मामला गांव के पुजारी को अपने बस के बाहर का लगा और उसने मोती को हरिद्वार की यात्रा करने को कहा। यहाँ वहाँ पैसे मांगकर मोती हरिद्वार गया भी। हरिद्वार में बड़े मंदिर के बड़े पुजारी के सामने उसने अपना जुर्म कबूला। पुजारी महाराज ने पूरे मामले पर विचार करने के बाद मोती को हुक्म सुनाया कि वो मंदिर को दान दे, इससे उसका पाप धुल जाएगा, लेकिन उसे अपने गुनाह का एहसास बना रहे, इसके लिए उसे खुद को कोई सजा देनी होगी। पुजारी ने उससे पूछा कि उसे सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में आता है, तो सीधे साधे मोती ने सरलता से कह दिया कि उसे सबसे ज़्यादा मज़ा शिकार करने में और मांस खाने में आता है। पुजारी ने मोती को आगे की जिंदगी में इन दोनों चीज़ों से दूर रहने का फरमान सुना दिया। तीरथ करके अपना गुनाह धुलने के बाद मोती वापस तो आ गया, लेकिन पछतावे का बोझ उसके साथ में था। वैसे भी उसे शिकार के मौके गिने चुने ही मिलते थे, क्योंकि पूरे गांव में एक ही बंदूक थी जो अपनी बारी आने पर ही उसे मिलती थी, और ऊपर से जो भी शिकार उसे हासिल करना होता था वो गांव की सरहद के भीतर ही कर सकता था, क्योंकि उसकी हैसियत के किसी आदमी को सरकारी जंगल में बंदूक का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस सब के बावजूद मोती को उस पुरानी बंदूक के इस्तेमाल में भारी मजा आता था, और कभी कभी सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर मैं उसे अपनी बंदूक चलाने देता था। प्रायश्चित का यह पहला हिस्सा जितना मुश्किल था, दूसरा उससे भी ज़्यादा कठिन था, और तो और प्रायश्चित के दूसरे हिस्से का असर उसकी सेहत पर भी होने लगा। हालांकि अपनी जेब से तो वो महीने में एक बार ही थोड़ा सा गोश्त खरीद पाता था, लेकिन सुअरों और साहियों की कोई कमी नहीं थी, और हिरन भी कभी कभार भटक कर रात में खेतों में आ जाया करते थे। और हमारे गांव में ये रिवाज था कि एक आदमी के मारे जानवर का बंटवारा पूरे गांव में बराबरी से होगा। यह रिवाज मुझ पर भी सख्ती से लागू होता था, इसलिए मोती सिर्फ अपने खरीदे गोश्त पर गुजारा करने का मोहताज नहीं था।
तीरथ के बाद जो सर्दी का मौसम आया तो मोती को जबरदस्त खांसी उठने लगी। हमने जो भी इलाज किए वो सब मोती को राहत देने में नाकामयाब रहे। काला डूंगी से गुजर रहे अपने एक डॉक्टर दोस्त से मैंने मोती की जांच कराई तो ये जानकर मैं सन्न रह गया कि मोती को टीबी हो गई है। डॉक्टर की सलाह पर मैंने उसे 30 मील दूर भुवाली सैनिटोरियम भेज दिया। 5 दिन बाद सैनिटोरियम के सुपरिटेंडेंट की चिट्ठी लिए मोती वापस लौट आया। चिट्ठी में लिखा था कि मोती का मामला एकदम नाउम्मीद हो चुका है, लिहाजा उसे सैनिटोरियम में भर्ती नहीं किया जा सकता। एक मेडिकल मिशनरी यानी धर्म प्रचार के साथ इलाज करने वाला ईसाई साधु जो कई बरस तक टीबी सैनिटोरियम में भी काम कर चुका था, उन्हीं दिनों हमारे मेहमान के तौर पर आया। उसने हमें सलाह दी कि मोती को खुले में सुलाया जाए और एक पाव दूध में कुछ बूंदे पैराफिन, पेट्रोलियम से बनने वाली एक तरह की तरल मोम जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कब्ज दूर करने के लिए भी होता था, डालकर हर सुबह उसे पिलाया जाए। बाकी बचे सर्दी के इस मौसम के दौरान मोती खुले में सोता रहा और सिगरेट पीते हुए हर सुबह हमारी गौशाला से आया एक पाव ताज़ा दूध भी पीता रहा। हिंदुस्तान में गरीब भाग्यवादी होते हैं, साथ ही उनमें बीमारियों का मुकाबला करने की ताकत भी ना के बराबर होती है। जब हम अपने गर्मियों वाले घर में चले गए तो मोती को हमारा साथ मिलना बंद हो गया। हमारी मदद हालांकि उसे बराबर मिलती रही, लेकिन हमारा वहाँ ना होना मोती को अखरने लगा। जब हमने यह घर छोड़ा तो मोती ने अपने ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी और 1 महीने बाद वो चल बसा। हमारी तराई के इलाके की औरतें सबसे ज़्यादा मेहनती होती हैं और मोती की बेवा पुनवा की माँ तो इनमें से सबसे ज़्यादा कमर तोड़ मेहनत करने वाली औरत थी। कद में छोटी और कसी हुई, चकमक पत्थर जैसी कठोर और काम के मामले में ऊद बिलाव जैसी मेहनती। ये औरत अभी दोबारा शादी करने लायक जवान तो थी, पर अपनी जात बिरादरी के उसूलों की वजह से उसने दोबारा शादी नहीं की और बहादुरी से वक्त का सामना करने लगी। अपनी सब जिम्मेदारियां उसने किसी मर्द से भी ज़्यादा बेहतर ढंग से निभाई और उसके बच्चे छोटे होने के बावजूद अपनी पूरी काबिलियत से उसकी मदद करते रहे। उसके 3 बच्चों में सबसे बड़ा पुनवा अब 12 साल का था और पड़ोसियों की मदद से जुताई बुआई और खेत के दूसरे काम संभाल लेता था। कुंती 10 बरस की थी और उसका ब्याह हो चुका था। 5 साल बाद अपना गौना होने तक वो घर के 1000 कामों में माँ का हाथ बटाती रही। खाना पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, उनकी मरम्मत करना जैसे सब कामों में वो माँ की मदद करती थी। पुनवा की माँ को अपने और अपने बच्चों के कपड़ों का बहुत ध्यान रहता था। कपड़े भले ही कितने पुराने क्यों ना हो, उनमें कितने ही पैबंद क्यों ना लगे हों, उनका एकदम साफ होना बहुत ज़रूरी था। सिंचाई वाली नहर से या बोर नदी से घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी लाना, जंगल से जलाऊ लकड़ी लाना, दुधारू गायों और उनके बछड़ों के लिए जंगल से घास और नई उगी कोमल पत्तियां लाना, खेत में निदाई करना, फसल काटना, धान कूटना, ये सब पुनवा की माँ के ही काम थे। इनमें से धान कूटना बड़ा मुश्किल काम था। जमीन में गड़े पत्थर की ओखली में धान डालकर लोहा लगे लकड़ी के भारी मूसल से उसे कूटना ऐसा काम था जिसमें किसी मर्द की मांसपेशियां भी जवाब दे जाए। गेहूं साफ करना, पुनवा को भेजकर पंचक्की में आटा पिसवाना, बार बार 2 मील दूर बाजार जाना, दुकानदारों से झाएं झाएं करके चीज़ों के दाम कम कराना और खाने और पहनने का थोड़ा बहुत जो भी सामान वो खरीद सकती थी लेकर आना, ये सब पुनवा की माँ के ही काम थे। सबसे छोटा बच्चा शेर सिंह 8 बरस का था और सवेरे पौ फटने पर अपनी आँख खुलने के बाद से रात का खाना खाकर सोने के लिए आँख बंद करने तक दिन भर शेर सिंह वो सब करता था जो एक लड़का कर सकता है। खेत की जुताई में वो पुनवा का हाथ भी बटाता था। हालांकि हल को घुमाने लायक ताकत उसमें नहीं थी, इसलिए उसे खुद इस काम में किसी की मदद लगती थी। शेर सिंह को दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी और वो गांव का सबसे खुश रहने वाला बच्चा था। जब वो दिखाई नहीं देता था तब वो सुनाई देता था। उसे गाने का बहुत शौक था। 4 बैल, 12 गाय, 8 बछड़े और लालू उस्ताद बैल शेर सिंह के जिम्मे थे। हर सुबह दूध दोहने के बाद वो गायों को खूंटे से खोलकर सार से बाहर लाता था और दीवार में बने छोटे से दरवाजे से उन्हें बाहर कर देता था। इसके बाद वो सार की सफाई में जुट जाता था और तब तक सुबह के खाने का वक्त हो जाता था। खाने के लिए अपनी माँ या कुंती की आवाज़ सुनकर हाथ में दूध का डब्बा लिए वो तेजी से खेत पार करता हुआ घर पहुंच जाता था। सवेरे के सादे खाने में ताज़ी गर्म चपातियाँ और दाल होती थी जो कि हरी मिर्च और नमक से लबरेज होती थी।
सरसों के तेल में छौंकी जाती थी। नाश्ता करने के बाद कुछ और छोटे मोटे काम निपटाने के बाद शेर सिंह अपने दिन का असली काम शुरू करता था। ये काम था अपने मवेशियों को जंगल में चराना, उन्हें भटकने से रोकना और तेंदुए और शेरों से उनकी हिफाजत करना। गांव की दीवार के बाहर खुली जमीन पर बैठे धूप सेकते 4 बैलों और 12 गायों को इकट्ठा करते हुए कुंती को बछड़े बछड़ियों पर निगाह रखने के लिए छोड़कर ये नन्हा सा बच्चा अपने बिखरे बालों को संभालते, कंधे पर कुल्हाड़ी रखे, अपने मवेशियों को हाँकते हुए बोअर नदी का पुल पार कर उस पार घने जंगल में चला जाता था। हर मवेशी को उसके नाम लेकर हाँकते हाँकते लालू सांड उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा होता था। लालू ठीकना सा सांड था और वक्त आने पर उसका जुताई वाला बैल बनना तय था। लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ तब तक लालू एकदम आज़ाद था और उसे शेर सिंह का दूध भाई होने का गर्व था। आखिर शेर सिंह ने लालू की माँ का दूध जो पिया था। शेर सिंह ने अपने दूध भाई का नाम लालू रखा था, जिसका मतलब होता है लाल रंग। पर लालू का रंग लाल नहीं था, वो स्लेटी और भूरे रंग का था और उसके कंधों पर ज्यादा गहरे धब्बे थे। करीब करीब काले रंग की एक लकीर उसकी पीठ की पूरी लंबाई में थी। उसके सींग छोटे, नुकीले और मजबूत थे और उनका रंग वैसा था जैसा उन दिनों ड्रेसिंग टेबलों पर सजे मिली जुली हल्की और गहरी रंगत वाले शू हॉर्नों का होता था। जब इंसान और जानवर एक जैसे हालात में लंबे वक्त तक एक दूसरे से गहराई से जुड़े रहते हैं तो रोजाना ही एक जैसे खतरों से दो चार होते हैं, तो वो एक दूसरे में हिम्मत और भरोसा पैदा कर देते हैं जो एक में होता है और दूसरे में नहीं। शेर सिंह के बाप और दादा के लिए जंगल घर के समान था और इस नाते उसे चलती फिरती किसी चीज से डर नहीं लगता था। और लालू जो कि जवान और ताकतवर था, अपने आप में बेहिसाब भरोसा रखता था। इस तरह जहां शेर सिंह लालू को हिम्मत देता था, उसके बदले लालू शेर सिंह को भरोसा दिलाता था। इसका नतीजा ये था कि शेर सिंह के मवेशी जहां चरते थे वहां जाने में दूसरों को डर लगता था। लालू को इस बात का गरूर ठीक ही था कि उसके मवेशी गांव के दूसरे मवेशियों से ज़्यादा अच्छी हालत में थे और इस बात का भी कि उसका एक भी मवेशी कभी शेर या तेंदुए का शिकार नहीं बना था। हमारे गांव से 4 मील दूर करीब 5 मील लंबी एक घाटी है जो उत्तर से दक्कन में फैली है। कुदरती खूबसूरती और जंगली जानवरों की बहुतायत ऐसी है कि पूरे यूनाइटेड प्रोविंस के 5000 वर्ग मील जंगलों में इस घाटी का कोई सानी नहीं है। इस घाटी के ऊपरी सिरे पर एकदम साफ पानी की धारा है जो आगे बढ़ने के साथ साथ चौड़ी होती जाती है और गुफा से बड़ी तेजी से निकलती है। जामुन के एक पुराने पेड़ की जड़ों से सटी इस गुफा में एक अजगर रहता है। इस चमकदार पानी की धारा और इससे बने पोखरों को कई तरह की छोटी मछलियां आबाद करती हैं और इन मछलियों को खाने वाले कम से कम 5 तरह के किंगफिशर वहां पर पाए जाते हैं। इस घाटी में कई तरह के फूलदार और फलदार पेड़ हैं। यहाँ की झाड़ियाँ फूलों का रस पीने वाले और फल खाने वाले परिंदों और जानवरों को लुभाती हैं और फिर इनकी वजह से मांस खाने वाले पक्षी और जानवर भी यहाँ चले आते हैं। इन परिंदों और जानवरों को यहाँ की घनी झाड़ियों, झाड़ झंकाड़ में छुपने की अच्छी जगह मिल जाती है। कुछ जगहों पर पानी की धारा से छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन धसक गई है और इस धसकी हुई जमीन पर एक खास किस्म की घास उगती है जिसके पत्ते चौड़े और गहरे हरे होते हैं। सांबर और काकड़ इस घास को बहुत शौक से खाते हैं। ये घाटी मेरी पसंदीदा जगह थी। हमें अपने गर्मियों वाले घर से नीचे काला डूंगी आए अभी कुछ ही दिन हुए थे और सर्दियों की एक शाम में मैं ऐसी जगह खड़ा था जहां से घाटी का बड़ा शानदार नज़ारा दिखता था। मैंने देखा कि घास के झुरमुट में कुछ हलचल हुई। बड़ी देर तक निगाह गड़ाकर देखने पर यह समझ में आया कि कोई जानवर ढलान पर वही घास चर रहा है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। इस जानवर का रंग सांभर के मुकाबले काफ़ी हल्का और शरीर काकड़ के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। मैं इस जानवर का पीछा करने चल पड़ा। जैसे ही मैंने चलना शुरू किया कि घाटी में कुछ 100 गज नीचे एक शेर दहाड़ा। जिस जानवर का मैं शिकार करना चाह रहा था उसने भी शेर की आवाज़ सुनी और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो लालू है। अपना सर एक खास अंदाज में उठाए और पत्थर की मूरत बना लालू बगैर हिले डुले शेर की आवाज़ सुन रहा था और जब शेर की आवाज़ आनी बंद हो गई तब वो दोबारा अपनी चराई में मगन हो गया। लालू को यहाँ नहीं होना चाहिए था क्योंकि सरकारी रिजर्व फॉरेस्ट में चराई पर पूरी पाबंदी होती है और इसके अलावा यहाँ लालू की जान को
शेर का भी खतरा था। मैंने लालू को नाम से बुलाया। थोड़ी बहुत हिचकिचाहट के बाद खड़ी चढ़ाई चढ़कर लालू मेरे पास आ गया और हम साथ साथ गांव लौट आए। उस वक्त शेर सिंह सार में गऊएं बांध रहा था और जब मैंने उसे बताया कि मैं लालू को कहाँ से लेकर आया हूँ तो वो हंस दिया और बोला, इसकी फिक्र आप ना किया करो साहब, फॉरेस्ट गार्ड मेरा दोस्त है और वो कभी मेरे लालू को जब्त नहीं करेगा, और जहाँ तक शेर का सवाल है तो लालू खुद ही उससे निपट लेगा। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद की बात है कि चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट स्मिथीज अपनी पत्नी के साथ दौरे पर कालाडूंगी आए। स्मिथीज के कैंप का साजो सामान ढो रहा ऊंटों का काफिला जब बोअर नदी के पुल की तरफ जंगल की सड़क से आ रहा था तो उनके देखते देखते एक शेर ने सड़क पर ही गाय को अपना शिकार बना लिया। ऊंटों के नजदीक आने पर और साथ चल रहे आदमियों के चिल्लाने पर शेर ने गाय को छोड़ दिया और जंगल में गायब हो गया। स्मिथीज दंपत्ति हमारे बरामदे में बैठे सवेरे की कॉफी पी रहे थे कि तभी ऊंटवानों ने आकर गाय के शिकार होने की खबर दी। मिसेज स्मिथीज की बड़ी इच्छा थी कि वे शेर का शिकार करें, इसलिए मैं उनके 2 आदमियों को लेकर मचान बांधने के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि शेर अपने शिकार पर लौट आया था। गाय को 20 गज घसीट कर जंगल में ले गया था। जब मचान तैयार हो गया तब मैंने मिसेज स्मिथीज को बुलावा भेजा और उन्हें मचान में बिठाने के बाद एक फॉरेस्ट गार्ड को उनके साथ छोड़कर मैं सड़क के किनारे एक दूसरे पेड़ पर जा बैठा। यहां से मैं शेर का फोटो खींचना चाहता था। शाम के 4 बजे थे। हमें इस पोजीशन में बैठे आधा घंटा गुजर चुका था और जहां हमें शेर के होने का अंदाजा था उस दिशा से एक कांकड़ की आवाज सुनाई दी और साथ ही सड़क पर नमूदार हुआ लालू। जहां पर शेर ने गाय को मारा था वहां पहुंचकर लालू रुक गया और उसने बड़े ध्यान से वहां जमीन सूंघी और वहां बने खून के जोहड़ को सूंघा। फिर घूमकर सड़क के किनारे आ गया और अपना सर ऊंचा उठाकर गर्दन आगे को करके सूंघते हुए उस तरफ बढ़ने लगा जहां की शेर गाय को घसीट कर ले गया था। जब उसे गाय दिखाई दी तो वो गाय के चारों तरफ घूमा और अपने खुरों से उसने जमीन उधेड़नी शुरू कर दी और गुस्से में फुफकारने लगा। मैंने अपना कैमरा पेड़ की एक डाल से बांधा और नीचे उतरकर गुस्से और खिलाफत से भरे लालू को गांव की सरहद तक खदेड़ कर आया। मैं पेड़ के ऊपर अपनी डाली पर अभी पहुंचा ही था कि सड़क पर चलता हुआ लालू दोबारा अपनी नाराजगी दिखाने आ पहुंचा और मरी हुई गाय के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। अब की बार मिसेज स्मिथीज ने फॉरेस्ट गार्ड को लालू को खदेड़ने के लिए भेजा। जब ये आदमी मेरे पेड़ के नीचे से गुजरा तो मैंने उससे कहा कि वो लालू को बोअर पुल के उस पार ले जाए और वहां मिसेज स्मिथीज के लिए खड़े हाथी के पास इंतजार करता रहे। काकड़ ने कुछ देर पहले ही बोलना बंद कर दिया था और मचान के कुछ गज पीछे ही जंगली मुर्गों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैंने अपना कैमरा तैयार कर लिया। फिर मिसेज स्मिथीज की तरफ देखा और पाया कि उन्होंने भी अपनी राइफल तैयार कर ली है। ठीक इसी वक्त लालू तीसरी बार नमूदार हुआ। यह हमें बाद में मालूम चला। पुल के उस पार ले जाए जाने के बाद लालू वहां से लंबा चक्कर लगाकर नदी के उथले हिस्से को पार करके वापस इस तरफ आ गया। इस बार लालू गाय तक आया। फिर या तो शेर को देखकर या उसकी गंध सूंघकर लालू ने अपना सिर झुकाया और जोर से आवाज करते हुए झाड़ियों में हमला बोल दिया। 3 बार उसने ऐसा किया। हर हमले के बाद वो वापस वहीं आ जाता था जहां से दौड़कर वो हमला बोलता था। वो अपने सींगों से सब कुछ उधेड़ देना चाहता था। शेर को अपने शिकार से दूर खदेड़ती हुई भैंसों को मैंने देखा है और गाय भी तेंदुए खदेड़ती हुई देखी हैं, लेकिन हिमालयन भालू को छोड़कर, वो भी एक ठिगने सांड को, अकेले ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। लालू में हिम्मत तो बहुत थी, लेकिन शेर के मुकाबले में भला वो कहाँ ठहरता। अब शेर का मिजाज भी बिगड़ता जा रहा था। वो लालू की हर आवाज का जवाब गुस्से भरी गुर्राहट से दे रहा था। मुझे हर पल गांव में बैठे उस छोटे से लड़के का ख्याल आ रहा था कि यदि उसके साथी को कुछ हो गया तो उसका दिल टूट जाएगा। ये सोचकर मैं लालू की मदद के लिए आगे बढ़ने को ही था कि उसी वक्त मिसेज स्मिथीज ने खुशी खुशी शेर मार गिराने का अपना मौका छोड़ दिया और इसके साथ ही मैंने महावत को जोर की आवाज़ लगाई और हाथी को लाने को कहा। जब हम गांव वापस पहुंचे तो रास्ते भर मेरे पीछे चलता हुआ लालू बेहद सकुचाया और दबा सहमा सा चल रहा था। शेर सिंह सार में बांधने के लिए उसका इंतजार ही कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि जितनी राहत मुझे इस बात से मिली
कि शेर ने लालू की चुनौती कबूल नहीं की, उतनी ही राहत लालू भी इस बात से महसूस कर रहा था। उस रात शेर ने गाय को खाया और अगली शाम जब मिसेज स्मिथीज शेर को अपना निशाना बनाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, तब मैंने इस शेर की तस्वीरें मूवी कैमरे से खींची। इस कहानी को पढ़ने वाले बहुत से लोगों को शायद इस फिल्म की याद होगी, जिसमें खड़ी ढलान से आकर एक शेर पोखर में पानी पीता है। ये जंगल ही शेर सिंह के लिए खेल का मैदान था और इसके अलावा शेर सिंह किसी और तरह के खेल के मैदान के बारे में जानता भी नहीं था। मेरे लड़कपन के दिनों में जिस तरह जंगल मेरा भी खेल का मैदान था, वैसे ही शेर सिंह वो अकेला लड़का था जिसने जंगल में होने का उतना ही मजा लिया जितना मैंने लिया था। तेज दिमाग और चीजों को बारीकी से देखने समझने वाले शेर सिंह को जंगल के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी थी कि इस बात पर आसानी से यकीन नहीं आता था। छोटी से छोटी कोई भी चीज उसके ध्यान में आने से चूकती नहीं थी और वो जंगल में उतना ही बेखौफ घूमता था जितना कि वो जानवर जिसके नाम पर उसका अपना नाम रखा गया था, शेर सिंह। बोअर पुल के उस पार मुरादाबाद जाने वाली पुरानी सड़क और कोटा जाने वाली सड़क और रामनगर जाने वाली जंगल की सड़क मिलती है। इन तीनों में से किसी एक सड़क पर शाम को घूमने में हमें बहुत मजा आता था। ऐसी ज्यादातर शामों को यहाँ हमारी मुलाकात शेर सिंह से होती थी। पहले उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, फिर वो हमें दिखाई देता था। वो खुले गले से साफ और ऊंचे सुर में गाता था। अपने जानवर घर की तरफ हाँकते वक्त उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। वो हमेशा मुस्कुराहट के साथ हमें सलाम करता था और हमेशा ही उसके पास हमें बताने के लिए कोई ना कोई मज़ेदार बात होती थी। आपको पता है, वो बड़े शेरों के पैर के निशान आज सुबह कोटा की तरफ से नया गांव की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे। आज दोपहर मैंने धूनीगढ़ के झाड़ झंकाड़ों के निचली तरफ उसकी आवाज़ भी सुनी थी। या सराय पानी के नज़दीक मैंने सींगों की टकराहट की आवाज़ सुनी तो मैं एक पेड़ पर चढ़ गया और दो चीतलों को लड़ते हुए देखा। इनमें एक के सींग तो इतने बड़े हैं साहब कि मैं क्या ही बताऊं, और वो बहुत मोटा भी है। और साहब, मैंने बहुत दिनों से गोश्त नहीं खाया है। या आपको पता है मैं क्या ले जा रहा हूँ? कहते हुए वो अपने सिर पर रखी बड़ी बड़ी हरी पत्तियों में लिपटी पेड़ की छाल से बंधी पोटली की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं सुअर की टांग ले जा रहा हूँ। मैंने पेड़ पर बैठे कुछ गिद्ध देखे थे तो मैं पता लगाने आगे गया। वहाँ एक झाड़ी के नीचे मुझे ये सुअर दिखा जिसे कल रात किसी तेंदुए ने मारा था और इसे थोड़ा सा ही खाया था। आप यदि तेंदुए को मारना चाहें साहब तो मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ ये सुअर पड़ा है। पत्तों को लंबे कांटों से जोड़कर बनाई हुई पत्तल पर बर्फ जैसा सफ़ेद शहद का छत्ता बड़ी शान से मुझे पेश करते हुए शेर सिंह ने कहा, आज मुझे हल्दू के पेड़ की कोटर में मधुमक्खी का ये छत्ता मिला। ये शहद मैं आपके लिए लाया हूँ। लेकिन फिर मेरे हाथ में बंदूक देखकर उसने आगे कहा, मैं शहद आपके घर पहुँचा दूंगा शाम को अपना काम खत्म करने के बाद। मान लीजिए कि कहीं आपको सुअर या काकड़ मिल जाए तो हाथ में शहद का ये पत्तल होने की वजह से आप गोली नहीं चला पाएंगे। अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी से काटकर मधुमक्खी का छत्ता हल्दू के पेड़ से निकालने में उसे 2 घंटे या इससे भी ज़्यादा वक्त लगा होगा और शहद निकालने के चक्कर में मधुमक्खियों ने शेर सिंह को बुरी तरह से काट भी लिया था। उसके दोनों हाथ बुरी तरह से सूजे थे और एक आंख भी सूजन की वजह से करीब करीब बंद थी। लेकिन उसने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा और इस बारे में मेरा कहना कुछ ठीक भी नहीं था क्योंकि शेर सिंह को यह अच्छा नहीं लगता। बाद में उसी रात जब हम लोग खाना खा रहे थे तो शेर सिंह धीरे से नमूदार हुआ और हमारे टेबल पर उसने पीतल की चमकदार थाली रख दी जिसे तब रगड़ कर मांजा गया था और जब तक कि वो सोने जैसी दमकने नहीं लगी थी। थाली को टेबल पर रखने के बाद उसने अपनी दाईं कोहनी को बाएं हाथ की उंगलियों से छुआ। अदब जाहिर करने का पुराना पहाड़ी रिवाज है जो कि अब तेजी से खत्म होता जा रहा है। ये शानदार तोहफा टेबल पर रखने के बाद और ये कहने के बाद कि सवेरे कुंती थाली ले जाएगी, शेर सिंह दरवाजे पर कुछ देर के लिए ठिठका, निगाहें नीचे किए पाँव के अंगूठे से गलीचे को कुरेदते हुए बोला, यदि कल आप चिड़ियों के शिकार पर जाएंगे तो कुंती को मैं ढोरों के साथ भेज दूंगा और खुद आपके साथ चलूंगा क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह मालूम है जहां ढेर सारे परिंदे मिलते हैं। हमारे घर में जब भी वो आता था उसे बहुत संकोच होता था और ऐसे मौक़ों पर उसकी आवाज़ में खास ढंग की झिझक होती थी, जैसे कि उसके मुंह में बहुत ज़्यादा शब्द भरे हों और बड़ी मुश्किल से उन शब्दों को निगलने की कोशिश कर रहा हो जो उसकी बात कहने में आड़े आ रहे थे। परिंदों के शिकार के वक्त शेर सिंह अपने पूरे जलवे में होता था। परिंदों के शिकार में गांव के दूसरे लड़कों को भी उतना ही मज़ा आता था जितना कि शेर सिंह को और मुझे भी।
वजह इसकी यह थी कि शिकार के रोमांच के साथ शाम के वक्त घर ले जाने के लिए एक पूरा परिंदा मिलने की उम्मीद होती थी और दोपहर में पहले से तय की गई किसी जगह पर शिकार रोका जाता था और मेरा एक आदमी वहाँ ताज़ी मिठाइयाँ और भुने हुए चने लेकर पहुँचता था। सबके लिए ये दोपहर का खाना होता था। जब मैं अपनी पोजीशन ले लेता था तब शेर सिंह अपने साथियों को एक लाइन में खड़ा करके मेरी तरफ भागा शुरू करता था। बच्चों में से सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ शेर सिंह की होती थी और घनी से घड़ी झाड़ियों में कीड़े की तरह रेंगता हुआ वो मेरी तरफ बढ़ा चला आता था। जब कोई परिंदा अपनी जगह से हिलता था तो शेर सिंह जोर की आवाज़ लगाता था, वो आया साहब, वो आया। और जैसा कि अक्सर होता है, हाके से कई बड़े जानवर भी अपनी जगह बदलते थे। झाड़ जंगाड़ को कुचलते हुए इधर उधर होते थे तो शेर सिंह चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों की हिम्मत बंधाता था और उन्हें भागने से रोकता था, ये कहते हुए कि अरे कुछ नहीं, ये तो चीतल है, या सांबर है, या सुअरों का झुंड है। एक दिन में आमतौर पर हम जंगल में 10-12 जगह हाके कर लेते थे और इसके बदले हमें इतने ही मोर या जंगली मुर्गे हासिल हो जाते थे। 2-3 खरगोश और कभी कभार छोटा मोटा सुअर या शाही भी हमारे हाथ लग जाते थे। आखिरी हाके के बाद सारा शिकार हाके वाले बच्चों और शिकारी के बीच बांटा जाता था और यदि शिकार कम हुआ तो बंटवारा सिर्फ हाके वाले बच्चों के बीच ही होता था। ऐसे मौक़ों पर शेर सिंह सबसे ज़्यादा खुश तब होता था जब शाम को घर लौटते वक्त गदराए शरीर वाला पूरा मोर उसकी गर्दन के सहारे कंधों पर लटका हो। अब पुनवा की शादी हो चुकी थी और वो दिन तेजी से नज़दीक आ रहा था जब शेर सिंह को अपना घर छोड़ना पड़ता, क्योंकि 6 एकड़ की छोटी सी जोत 2 भाइयों के गुजारे के लिए काफ़ी नहीं थी। मुझे मालूम था कि अपना गांव और प्यारा जंगल छोड़ने की नौबत आने पर शेर सिंह का दिल टूट जाएगा। तो मैंने यह तय किया कि काठ गोदाम में अपने एक दोस्त के यहाँ शेर सिंह को अप्रेंटिस रखवा दूं। मेरे इस दोस्त के पास मोटर कारों का एक बेड़ा था जो नैनीताल वाली पक्की सड़क पर चलता था। शेर सिंह की ट्रेनिंग हो जाने के बाद मेरा इरादा था कि मैं उसे अपना ड्राइवर बना लूँगा और वो मेरे साथ सर्दियों में शिकार पर जाया करेगा और गर्मियों में जब हम नैनीताल में रहेंगे तो हमारी गैर हाजिरी में वो हमारी कॉटेज और बगीचे की देखभाल भी करेगा। शेर सिंह को जब मैंने अपना इरादा बताया तो खुशी के मारे उसके मुंह से बोल नहीं फूटे। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसे अपना गांव नहीं छोड़ना पड़ता और जिस घर में वो पैदा होने के दिन से आज तक रह रहा था वो हमेशा उसकी निगाह में होता और इतना नज़दीक कि किसी को भी आवाज़ देकर वो बुला ले। जिंदगी में तदबीरें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ अगर तकदीर के हाथों खत्म हो जाती हैं तो मुझे पता नहीं कि इस बात से हमें दुखी होना चाहिए या नहीं। नवंबर में हमारे काला डूंगी लौटने पर शेर सिंह की ट्रेनिंग शुरू होनी थी। अक्टूबर में उसे लाइलाज किस्म का मलेरिया हो गया, फिर निमोनिया और हमारे आने के कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई। अपने लड़कपन के बरसों में शेर सिंह की जिंदगी किसी खूबसूरत गाने की तरह गुजरी थी। उसकी अब तक की जिंदगी एक लंबे खुशनुमा दिन के समान थी। यदि वो आगे जिया होता तो इस बदलती दुनिया में कौन कह सकता है कि वो उतना ही खुश, उतना ही बेफिक्र होता जितना कि वो अपने आखिरी पल तक रहा। हिटलर की जंग से बिगड़ी अपनी सेहत को वापस लाने के लिए हम कहीं और जाना चाहते थे। जाने के पहले मैंने अपने गांव के सब किसानों को उनके परिवार के साथ बुलाया। ऐसा मैं पहले 2 बार कर चुका था। उन्हें बुलाकर उनकी जुताई की ज़मीन पर उन्हें मालिकाना हक देने की पेशकश मैंने की, अपना गांव खुद चलाने की पेशकश। इस बार सब लोग आ गए। मुझे जो कहना था जब मैं कह चुका तो पुनवा की माँ गांव के सब लोगों की तरफ से उठ खड़ी हुई और उसने अपने बेलाग तरीके से जो कहा वो इस तरह है, आपने बिना किसी मकसद के हमें बुला लिया और हमें अपना काम छोड़कर आना पड़ा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं और हम एक बार फिर बता रहे हैं कि हमें आपकी ज़मीन की मलकियत नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का सीधा मतलब यही होगा कि हम लोग आपके नहीं कहलाएंगे। आपके और हमारे बीच जो रिश्ता है उसे हम ख़त्म नहीं होने देंगे। खैर ये सब तो छोड़ो और ये बताओ साहब कि उस सुअर का क्या बना। वो शैतान की औलाद आपकी बनवाई दीवार पर चढ़कर आया और मेरे आलू खा गया। पुनवार ये बाकी लोग तो उसे मार नहीं पा रहे और रात रात भर जागकर कनस्तर पीटकर उसे भगाते हुए मैं तो तंग आ चुकी हूँ। पहाड़ की तलहटी के चारों तरफ बने फायर ट्रैक पर मागी और मैं घूमने निकले थे और डेविड हमारे पीछे पीछे चल रहा था कि तभी हमें वो सुअर दिखाई दिया जो कि पहले वाले सुअर का बेटा था और सही मायनों में शैतान की औलाद था। ये सुअर बदमाशी में अपने बाप के नक्शे कदम पर था। इसका बाप वो बूढ़ा सुअर जिसका शरीर बंदूक के छर्रों से भरा हुआ था, जो कि एक शेर के साथ रात भर चली लड़ाई में मारा गया था। जितने बरस उसकी उम्र थी उतने ही छर्रे भी उसके शरीर में रहे होंगे। आखिर कितनी ही बार निशाना बनने और गोली खाने के बावजूद वो जिंदा बच निकलता था।
सूरज डूब चुका था और सुअर की दूरी मुझसे काफी थी, 300 गज। लेकिन इस सुअर पर एक गोली चलाना इसलिए जायज था क्योंकि जाहिरा तौर पर वो गांव की तरफ जा रहा था। मैंने दूरी का अंदाजा लगाया और राइफल को एक पेड़ का सहारा देकर ट्रिगर दबाने के लिए मैं सही मौके का इंतजार करने लगा। आगे गहरी धंसकन थी। सुअर जैसे ही धंसकन के इस तरफ वाले सिरे पर पहुंचकर ठिठका, मैंने गोली चला दी। और जब मैंने गोली चलाई तो सुअर एकदम धंसकन में कूद गया और दूसरे किनारे पर निकलकर पूरी रफ्तार से भागने लगा। क्या तुम्हारा निशाना चूक गया? मागी ने पूछा और डेविड ने भी अपनी आंखों से यही सवाल दोहराया। दूरी के अंदाजे में गलती होने के अलावा कोई वजह नहीं थी कि निशाना चूके, क्योंकि मेरी राइफल की चांदी की मक्खी सुअर की काली खाल पर साफ तौर पर चमक रही थी और निशाना सही होने की तस्दीक कर रही थी। पेड़ का सहारा लेने की वजह से निशाना हिलने का सवाल भी नहीं उठता था। फिलहाल वक्त घर जाने का हो चुका था और जिस रास्ते में हमें जाना था, मवेशियों वाली वो पगडंडी जिस पर अभी सुअर गया था, बोअर पुल की तरफ जाती थी। हम भी अपनी गोली का नतीजा देखने उसी राह पर चल पड़े जहां से सुअर धंसकन में कूदा था। वहां उसके खुरों से जमीन में गहरे निशान बन गए थे और धंसकन की दूसरी तरफ जहां से सुअर घिसटते हुए निकला था, वहां पर खून मौजूद था। जिस दिशा में सुअर गया था वहां से 200 गज आगे घनी झाड़ियों की एक पतली पट्टी थी। मेरा ख्याल था कि सवेरे मुझे मरा हुआ सुअर यहीं पर मिलना चाहिए क्योंकि खून की लकीर मोटी थी। लेकिन यदि सुअर मरा नहीं था तो बड़ी दिक्कत वाली बात थी। सुबह मागी भी मेरे साथ नहीं होगी और निशाना लगाने के लिए रोशनी भी अब के मुकाबले काफी होगी। ये सोचकर हम वहां से लौट लिए। पुनवा ने गोली चलने की आवाज सुन ली थी और वो पुल पर हमारा इंतजार कर रहा था। हाँ, उसके आतुरता भरे सवाल के जवाब में मैंने कहा और उसे बताया, उसी बदमाश सुअर पर मैंने गोली चलाई थी और खून की लकीर से मुझे लगता है कि उसे चोट तो भारी पड़ी है। मैंने उसे यह भी कहा कि यदि अगली सुबह मुझे मिले तो मैं उसे बता दूंगा कि सुअर कहाँ है, ताकि बाद में वो कुछ आदमी ले जाकर सुअर को उठवा लाए। क्या मैं हवलदार को भी ले आऊं? पुनवा ने पूछा। मैंने हामी भर दी। यह हवलदार एक बूढ़ा और भला आदमी था जो सबकी मोहब्बत और इज्जत का हकदार बन चुका था। ये बूढ़ा गोरखा हवलदार फौज छोड़ने के बाद पुलिस में भर्ती हो गया था और साल भर पहले वहां से भी रिटायर होकर हमारे गांव में अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ बस गया था। हमने उसे अपने गांव में खेती की जमीन भी दे रखी थी। बाकी गोरखों की तरह इस बूढ़े हवलदार को भी सुअर के गोश्त की ऐसी भूख थी जो कभी मिटाए नहीं मिटती। जब भी कोई सुअर मारा जाता तो ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। किसी और को भले ही एक गोश्त का टुकड़ा मिले या ना मिले, रिटायर्ड फौजी कांस्टेबल को उसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अगली सुबह पुनवा और हवलदार पुल पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मवेशियों वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम जल्दी ही वहां पहुंच गए जहां पिछली शाम को मैंने खून देखा था। यहां से आगे हमें खून की पक्की लकीर दिखाई दी, जिसके सहारे, जैसा कि मैंने सोचा था, हम घनी झाड़ियों वाली पट्टी में पहुंच गए। अपने साथियों को मैंने झाड़ियों के किनारे छोड़ दिया क्योंकि जख्मी सुअर बहुत खतरनाक होता है और यदि हम सिर्फ भालू को छोड़ दें तो सुअर ही हमारे जंगलों में पाए जाने वाला इकलौता ऐसा जानवर है जिससे हर उस इंसान को चीर फाड़ डालने की गंदी आदत होती है जो बदकिस्मती से उसके हत्थे चढ़ जाए। इसी वजह से जख्मी सुअर, खास तौर पर बड़े दांत वाले सुअर से बड़े अदब से पेश आने की जरूरत होती है। जहां मैंने सोचा था वहां यह सुअर रुक तो गया था लेकिन मरा नहीं था। रात भर वहीं रहा था और पौ फटते ही अपने छिपने की जगह से निकल गया था। मैंने सीटी बजाकर पुनवा और हवलदार को बुलाया। जब वो मुझसे आ मिले तो हम लोग फिर से सुअर की तलाश में उसके खून की लकीर के सहारे चल पड़े। खून की लकीर हमें फायर ट्रैक के पार ले गई और जिस दिशा में जख्मी जानवर बढ़ रहा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो पहाड़ी के आगे की तरफ बड़े जंगल में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मेरा शक भी यही था कि कल शाम वो यहीं से आया था। सवेरे वाले खून की लकीर हल्की हो चुकी थी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए लकीर का रंग और भी हल्का पड़ता जा रहा था। थोड़ा और आगे चलकर पेड़ों के झुरमुट के पास तो हमें लकीर दिखनी ही बंद हो गई। जमीन पर पड़ी पत्तियां हवा के झोंके से उड़ चुकी थी और इसके साथ ही उन पर पड़े खून के निशान भी गायब हो गए थे। अब हमारे सामने कमर तक ऊंची एकदम सूखी घास थी। मैं अभी भी ये मान के चल रहा था कि सुअर पहाड़ी के आगे वाले घने जंगल की तरफ गया होगा। यही सोचकर मैं घास में घुसा और घास के उस पार सुअर के निशान फिर मिलने की उम्मीद होगी। हवलदार तो थोड़ा पीछे छूट गया था लेकिन पुनवा मेरे एकदम पीछे था। घास में अभी हम थोड़ा ही घुसे थे कि मेरी ऊनी जुराबें
एक छोटी सी झाड़ी के कांटों में उलझ गई। जब मैं झुककर अपनी जुराबे कांटों से छुड़ा रहा था, तब पुनवा कांटों से बचने के लिए कुछ कदम दाई तरफ हो गया, और जिस पल मैं कांटों को अलग कर सीधा खड़ा ही हुआ था, उसी पल वो सुअर तीर के समान घास में से घुरघुराता नमूदार हुआ और सीधा पुनवा की तरफ लपका। पुनवा सफेद कमीज पहने हुआ था। उस वक्त मैंने वही किया जिसकी सलाह मैं खतरनाक शिकार पर अपने साथ जाने वाले साथियों को हमेशा देता हूँ। मैंने फुर्ती से बंदूक की नली आसमान की तरफ की और फायर झोंकते हुए गला फाड़कर चिल्लाया। यदि मेरे मोजे कांटों की पकड़ में ना आए होते और 1 सेकंड का छोटा सा हिस्सा मुझे इस चक्कर में गंवाना नहीं पड़ता, तो सब कुछ एकदम बढ़िया ढंग से निपट जाता, क्योंकि पुनवा पर सुअर के लपकने के पहले ही मैं उसे मार डालता। लेकिन अब सुअर पुनवा को अपनी जद में ले चुका था और मेरे पास एक ही तरीका ये बचता था कि जैसे भी हो मैं सुअर का ध्यान बटा दूं। यदि मैं पुनवा की तरफ फायर करता तो मैं उसकी जान ज्यादा बड़े खतरे में डाल रहा होता। उस पल जब मेरी गोली जंगल में कम से कम 1 मील दूर कहीं गिरने के लिए नाल से बाहर निकल रही थी, पुनवा अपनी जान बचाने के लिए चीख मारकर, साहब बोलकर पीठ के बल घास में गिर रहा था और वो सुअर उसके सीने पर सवार था। लेकिन मेरे गला फाड़ हो हल्ले और राइफल के धमाके से सुअर एकदम कोड़े की फटकार की तरह मेरी तरफ पलटा, और इससे पहले कि मैं खाली कारतूस निकालकर उसकी जगह अपनी .275 राइफल की नाल में नया कारतूस भर पाता, उसने मुझ पर हमला बोल दिया। राइफल से अपना सीधा हाथ हटाते हुए अपनी हथेली मैंने नीची ही की थी कि सुअर का माथा मेरी हथेली से आ टकराया। वो एकदम रुक गया। इसकी कोई और वजह नहीं थी सिवाय इसके कि मेरे जाने का वक्त अभी आया नहीं था। ये सुअर इतना बड़ा था और इतने ज्यादा गुस्से में था कि तांगा खींचने वाले घोड़े को भी अपनी टक्कर से उल्टा करके उसे चीड़ देता। अभी सुअर का शरीर ही बेदम हुआ था, लेकिन उसके सिर में जान बाकी थी, और जैसे ही उसने अपने बड़े बनेले दांत झटके से हवा में उठाए, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ, गनीमत थी कि उसके दांतों से सिर्फ हवा ही कटी, लेकिन उसके खुरदुरे माथे से रगड़ खाकर मेरी हथेली की चमड़ी उधड़ गई, और फिर ना जाने क्या सोचकर वो पलटकर जैसे ही भागा, मैंने एक के बाद एक 2 गोलियां उसके शरीर में उतार दी और वो अपने सिर के बल आगे को लुढ़कनी खाकर चित्त हो गया। उस नाउम्मीदी भरी चीख के बाद पुनवा ने ना तो कोई आवाज की थी, ना ही कोई हरकत। मेरे मन में यह बुरा ख्याल आ रहा था कि मैं उसकी माँ को क्या बताऊंगा, और इससे भी ज्यादा बुरा ख्याल ये था कि वो मुझे क्या बोलेगी। ये सोचता हुआ और डर से कांपता हुआ मैं वहां पहुंचा जहां मेरी निगाह से परे घास में पुनवा पड़ा हुआ था। मैं मना रहा था कि कहीं मुझे एक सिरे से दूसरे सिरे तक उधड़ा हुआ उसका शरीर देखने को ना मिले। वो पीठ के बल सीधा पड़ा हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं, पर मुझे ये देखकर बड़ी राहत महसूस हुई कि उसके सफ़ेद कपड़ों पर खून के निशान नहीं थे। मैंने उसे कंधे से हिलाया, उसका हाल पूछा और ये भी पूछा कि चोट कहाँ लगी है। बहुत ही मरियल आवाज़ में पुनवा ने जवाब दिया कि साहब मैं तो मर चुका हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। मैंने उसकी टांगें फैलाकर धीमे धीमे उसे बैठा दिया, और ये देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे हाथ हटाने के बाद भी वो उसी पोजीशन में बैठा रहा। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और उसे यकीन दिलाया कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है। फिर उसने खुद अपना हाथ पीठ पर फिराकर देखा ताकि उसका यकीन पुख्ता हो सके। फिर उसने सिर घुमाकर पीछे की तरफ देखा, जहाँ एक सूखा ठूंठ जमीन से 2 या 3 इंच बाहर को निकला था। जाहिर है जब सुअर ने उस पर हमला किया तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा था, और होश में आने पर उसे ठूंठ की चुभन अपनी पीठ पर महसूस हुई थी, और उसने इस दर्द की वजह से यह नतीजा निकाल लिया था कि उसकी कमर टूट गई है। तो इस तरह से बदमाश सुअर, शैतान बाप की शैतान औलाद मारा गया, और मरते मरते भी हम दोनों को इतना डरा गया कि मारे घबराहट गई, हमारी जान निकल गई होती। लेकिन मेरी हथेली की थोड़ी चमड़ी छिलने के अलावा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि पुनवा को एक खरोच भी नहीं आई थी, और दूसरों को सुनाने के लिए एक शानदार कहानी उसके पास मौजूद थी, जैसा कि एक तजुर्बेकार फौजी को करना चाहिए। हवलदार पीछे ही पीछे रहा था, लेकिन जब सुअर का बंटवारा हुआ तो सबसे बड़ा हिस्सा हवलदार ने ही लिया। आखिर क्या वो पूरी चौकसी के साथ पीछे मौजूद नहीं था, और यदि मदद की जरूरत होती तो क्या वो मदद नहीं करता? और तो और क्या यह रिवाज नहीं था कि जो लोग शिकार में मौजूद रहें उन्हें शिकार का दुगना हिस्सा दिया जाए? तो फिर गोली चलती देखने में और गोली की आवाज़ सुनने में फ़र्क ही कितना है। लिहाजा उसे दुगना हिस्सा लेने से रोका नहीं गया, और उसके पास भी आगे चलकर लोगों को सुनाने के लिए एक शानदार कहानी हो गई थी, आज सुबह की मुठभेड़ में शामिल होने के नाते। अब पुनवा परिवार का मुखिया और उसका परिवार उस मकान में रहता है जो मैंने उसके पिता के लिए बनवाया था। कुंती गांव छोड़कर अपने पति के पास चली गई है। शेर सिंह जन्नत की खूबसूरत
खुशियों भरी शिकारगाह में इंतजार कर रहा है। पुनवा की माँ अभी जिंदा है और आप यदि गांव के दरवाजे से आए और खेत पार करते हुए पुनवा के घर जाएं तो वो आपको घर के सैकड़ों कामकाज खुशी खुशी निपटाते हुए दिखाई देगी। उसकी मेहनत कशी और उसकी खुश मिजाजी आज भी उतनी ही है जितनी कि अपने 1000 काम निपटाते हुए तब थी जब वो मोती की दुल्हन बनकर पहली बार हमारे गांव आई थी। लड़ाई के दिनों में काला डूंगी वाली हमारी कॉटेज में मागी को सर्दियां अकेली बितानी पड़ी। उसके पास आने जाने का कोई इंतजाम नहीं था और सबसे नज़दीकी बस्ती 14 मील दूर थी। उसकी हिफाजत को लेकर मैं कभी फिक्रमंद नहीं हुआ क्योंकि मुझे मालूम था कि वो पूरी हिफाजत से है मेरे दोस्तों के बीच, हिंदुस्तान के गरीबों के बीच। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।